Hello students, we are doing the 13th chapter that is organisms and population. Dear students, मैंने previous lecture में बताया था about the various abiotic factors of the environment. Abiotic factors में हमने light पढ़ा, temperature, water, rainfall, atmosphere के बारे में study किया और हमने ये study किया कि ये जो environmental factors होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स जो है एनवायरनमेंट के दे नेवर रिमेन कांस्टेंट. इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है. जैसे कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी एकदम ठंड पड़ गई, कभी इतनी बारिश होती है कि फ्लड्स आ गए, कभी बारिश होती नहीं है और सूखा पड़ जाता है. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स, हम अपने आप को इंटरैक्ट कर रही हैं विद दिस एबायोटिक फैक्टर्स. हम एबायोटिक फैक्टर्स के बगैर नहीं रह सकते, तो हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को कोप अप करना पड़ेगा विद दिस स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टूवर्ड्स दिस एबायोटिक फैक्टर्स, और ऐसी क्या एडजस्टमेंट्स हैं, अडेप्टेशंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स टूवर्ड्स द वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड अडेप्टेशंस. नाउ हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द एबायोटिक फैक्टर्स. स्टूडेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वी हैव अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस. इसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं होम्योस्टेसिस, कि हमारा जो इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट है उसमें हमेशा एक बैलेंस बना हुआ है, चाहे बाहर जितना मर्जी चेंज क्यों ना आ जाए. इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? होम्योस्टेसिस कहते हैं. तो ये जो हमने अपने इंटरनल एनवायरमेंट में एक बैलेंस बना के रखा हुआ है बिसाइड्स चेंजेस coming in the external environment, this is known as homeostasis. और ये किस तरीके से पॉसिबल है? क्या हमने जो है प्रोसेसेस किए हैं, जिन प्रोसेसेस के थ्रू हमने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बनाया हुआ है डिस्पाइट चेंजेस कमिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो इसमें हमने ये चारों पॉइंट स्टूडेंट्स इंडिविजुअली बड़े डिटेल में स्टडी करने हैं. रेगुलेशन के थ्रू, कन्फर्मेशंस के थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू और सस्पेंशन के थ्रू. सो रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड. तो ये पॉसिबल वेज हैं बाय विच वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. अब सबसे पहली चीज है स्टूडेंट्स रेगुलेट. क्या मतलब है रेगुलेशन का? रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स. अपने बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करके, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाके या अपने बॉडी के फंक्शंस में चेंजेस लाके हमने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसमें एक बैलेंस बना के रखा हुआ है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. अब थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट. कि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है दैट ऑलवेज रिमेन 37 डिग्री सेल्सियस बिसाइड्स चेंजेस कमिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दिस इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन, कि हमने अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें एक बैलेंस बना के रखा हुआ है. हमारा बॉडी टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे बाहर एनवायरनमेंट में कितना मर्जी चेंज क्यों ना आ जाए, चाहे सर्दियां पड़ जाएं, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, या गर्मियों में टेम्परेचर 45-50 तक पहुंच जाए, बट अवर बॉडी टेम्परेचर इट रिमेन्स 37 डिग्री सेल्सियस. दिस इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बना के रखना. तो ये है कि हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है बिसाइड्स चेंजेस कमिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो दिस इज नोन एज व्हाट रेगुलेशन. और ये थर्मो रेगुलेशन किन में प्रेजेंट है स्टूडेंट? स्पेशली बर्ड्स और मैमल्स जो है दे शो द प्रोसेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन. थर्मो रेगुलेशन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो. नाउ हाउ वी आर शोइंग द प्रोसेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन. हम किस तरीके से थर्मो रेगुलेशन स्टूडेंट्स करते हैं? द सक्सेस ऑफ मैमल्स दैट इज मेनली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. क्लियर? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो मेन सक्सेस तो यही है ना, वाई द मैमल्स इतने ज्यादा फ्लरिश क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे अंदर थर्मो रेगुलेशन की पावर जो है वो प्रेजेंट है.
तो समर्स में हम अपने आप को कैसे थर्मो रेगुलेट करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है, बट जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना शुरू हो जाता है, तो हमें क्या होता है, हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है, ताकि वो जो हीट है, बॉडी की हीट जो है वो पानी को इवेपोरेट करे। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो ठंडा फील करती है आफ्टर पेरिस्पिरेशन, आफ्टर स्वेटिंग। तो ये जो स्वेटिंग है ये एक नेचुरल वे है अपने शरीर को ठंडा करने का, बॉडी के हीट को लॉस करने का। तो ये एक तरीका है थर्मो रेगुलेशन विच इज प्रेजेंट इन मैमल्स एंड विच दे शो ड्यूरिंग द समर सीजन्स। दूसरा है स्टूडेंट्स विंटर्स में क्या होता है, हमें शिवरिंग होती है। ठीक है, शिवरिंग से क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सो विंटर्स में हमें स्टूडेंट्स शिवरिंग होती है, और शिवरिंग से बॉडी में जो है हीट प्रोड्यूस होती है जो हमें वार्म अप करती है। सो ये थर्मो रेगुलेशन है इन विच इज प्रेजेंट इन मैमल्स विच वी शो ड्यूरिंग द वेरियस सीजन्स। नाउ थर्मो रेगुलेशन जो है स्टूडेंट्स वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की एक पर्सन जो है वो ही इज वर्किंग इन अ रूम और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है टू वर्क इन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बहुत आराम से काम कर सकता है कमरे के अंदर। तो स्टूडेंट्स वो अपने कमरे का टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से मेंटेन करके रखेगा सर्दियों में और गर्मियों में। तो गर्मियों में क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो एसी यूज़ करेगा ताकि जो टेम्परेचर है वो 45 से 25 तक पहुंच सके, और सर्दियों में वो हीटर यूज़ करेगा ताकि जो टेम्परेचर 0 पे है या 4 डिग्री सेल्सियस पे है वो 25 तक पहुंच सके। तो इट मीन्स मतलब कि उसने अपने कमरे के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करने के लिए वो एनर्जी यूज़ कर रहा है। तो ये थर्मो रेगुलेशन जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है, नेचुरली वी नीड एनर्जी फॉर दिस। सो ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसे स्मॉल एनिमल्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रूज या हमिंग बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या है, उनका जो सरफेस एरिया है with the respect to their body weight they have a very large surface area, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो लॉस करते हैं when it is cold outside. So they have to spend more energy to generate the body heat, और यही reasons हैं कि small sized animals जो हैं they are seen rare in the polar region। बारे में हमने बर्गमन्स रूल के में भी स्टडी किया था। बर्गमन्स रूल क्या कहता है, बर्गमन्स रूल ये कहता है कि द बर्ड्स एंड मैमल्स विच आर अकरिंग इन द कोल्डर एरियाज दे हैव लार्ज साइज एज कंपेयर टू दोज विच आर अकरिंग इन वार्मर एरियाज। बिकॉज कोल्डर एरियाज में जो एनिमल्स अकर करते हैं उनका उनका साइज लार्जर क्यों है, ताकि वो कम हीट जो है वो लॉस कर सके, बिकॉज दे हैव लेस सरफेस एरिया पर यूनिट वेट ऑफ देयर बॉडी। तो इसीलिए ये जो थर्मो रेगुलेशन है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉल साइज्ड एनिमल्स बिकॉज उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है पर यूनिट वेट, इसीलिए वो ज़्यादा बॉडी हीट जो है वो लॉस करते हैं। सो दे नीड दे हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और यही रीज़न है कि बहुत जो स्मॉल साइज्ड एनिमल्स हैं दे आर रेयरली सीन इन दी पोलर रीजन्स। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या चीज़ है, कन्फर्म। 99% जो एनिमल्स हैं एंड नियरली ऑल प्लांट्स दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है टू वर्क इन अ रूम विच इज़ हैविंग 25 डिग्री सेल्सियस, और उसने अपने इस कमरे का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस कैसे मेंटेन करके रखा, एसी लगा के या फिर हीटर लगा के। अब एसी और हीटर जो है स्टूडेंट्स वो हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता। यही चीज़ है एनिमल्स के केस में भी स्टूडेंट्स, कि सारे के सारे एनिमल्स जो हैं दे कैन नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलेशन, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करके रख सकते हैं। सो 99% एनिमल्स जो हैं एंड नियरली ऑल द प्लांट्स वो अपना इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसमें बैलेंस बना के नहीं रख सकते। तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है या उनकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी, वो चेंज करेगी विद दी सराउंडिंग कंडीशंस। जब बाहर चेंज आएगा एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो उनके इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज ना आए ताकि वो सरवाइव कर सकें, तो वो
कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ ना कुछ प्रोसेसेस शो करते हैं ताकि वो कोप अप कर सके विद दिस वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस। एक्वाटिक एनिमल्स में स्टूडेंट्स जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इट ऑल्सो चेंजेस विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स देखो ये ग्राफ दिखाया गया, ग्राफ में देखो क्या दिखाया गया है, जो रेगुलेटर्स है उनका ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट है, मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो कांस्टेंट है। अब कन्फर्मर्स में क्या है, कन्फर्मर्स में ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है वैसे वैसे इनके अंदर भी चेंज आ रहा है, इनके इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज आ रहा है। तो ये क्या है, कन्फर्मर्स है। तो कन्फर्मर्स स्टूडेंट्स अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कन्फर्मर्स हमने पढ़ा है, जैसे कन्फर्मर्स में क्या है, एम्फीबियंस हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं, ये थर्मो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे गो फॉर हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, दे गो फॉर अ लॉन्ग विंटर स्लीप और दे गो फॉर एस्टिवेशन। Now students, the third way है in order to respond to the abiotic factors that is migration, migrate कर जाना। कई एनिमल्स जो हैं स्पेशली बर्ड्स जो हैं दे मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन दी स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर, कि टेम्पररी मूवमेंट है कि जब एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है तो कई बर्ड्स जो हैं वो हॉस्पिटेबल एरिया में माइग्रेट कर जाएंगी और जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी होंगी दे विल रिटर्न बैक टू देयर नेटिव एरिया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, विंटर्स में जो क्यूलैडो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में, वहाँ पे कई माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो ये बर्ड्स जो हैं ये राजस्थान माइग्रेट करती हैं इन क्यूलैडो नेशनल पार्क। तो बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स विंटर्स में, अगर तुम कभी राजस्थान जाओ तो भरतपुर जो ये बर्ड सेंचुरी है इस पे विजिट ज़रूर करना, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट दीज और टू सी दिस माइग्रेटरी बर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम दी वेरियस कंट्रीज। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ वे क्या है अपने आप को रिस्पॉन्ड करने का टू द एबायोटिक फैक्टर्स, दैट इज टू सस्पेंड। बैक्टीरिया, फंजाई या जो लोअर प्लांट्स हैं ये थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे एंड दिस विल हेल्प देम टू सर्वाइव द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। वो थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, वो स्पोर्स जो हैं वो डॉर्मेंट रहेंगे अंडर द अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो जर्मिनेट नहीं करेंगे और जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी आएंगी वो जर्मिनेट कर जाएंगे। हायर प्लांट्स में हम क्या देखते हैं, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। वो सीड्स क्या होते हैं, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस बड़ी हार्श है, अनफेवरेबल है, तो वो सीड्स डॉर्मेंट रहते हैं, वो सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं। जैसे कंडीशंस अच्छी आती हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको सस्पेंड करके रखना, उसको रोक के रखना इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, दैट इज दी सस्पेंशन, इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। सो दीज आर दी वेरियस वेज, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय विच दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर रिस्पॉन्डिंग टू दी वेरियस स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस। और क्या है स्टूडेंट्स, हाइबरनेशन बताया, ये एक तरीके का कन्फर्म है, ठीक है। कन्फर्मर्स जो हमने पढ़े कि जिनमें चेंज आता है, जिनके इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस कमिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, हाइबरनेशन करके। हाइबरनेशन बियर्स में होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स। एस्टिवेशन समर स्लीप को कहते हैं, दिस इज शोन बाय सम स्नेल्स एंड फिशेज ड्यूरिंग द समर सीजन्स। या फिर डायापॉज है, डायापॉज एक स्टेज है सस्पेंडेड डेवलपमेंट का विच इज प्रेजेंट इन मेनी जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स मीन्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द लेक्स एंड ponds. So these are the various students responses towards the harsh environmental conditions. Next topic है students adaptation. Adaptation क्या है, adaptation एक तरीका है अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने का ताकि वो सर्वाइव कर सके। देखो अब एनवायरमेंट तो अपने आप को चेंज करने से रहा,
हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि हम सरवाइव कर सकें, अदरवाइज हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो एडाप्टेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अलाउ कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म को टू सरवाइव इन एन एनवायरनमेंट, ताकि वो सरवाइव कर सके उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। अब एडाप्टेशंस कैसे आती हैं, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडाप्ट करेगा। एडाप्टेशन स्टूडेंट्स जीनोटिपिक भी होती हैं और ये फिनोटिपिक भी होंगी, ठीक है। जो जीनोटिपिक है स्टूडेंट्स, वो जेनेटिक चेंजेस के कारण आती हैं। नेचुरल सिलेक्शन हमने डार्विन्स की थ्योरी में पढ़ा था कि वो नेचुरल जो जीनोटिपिक एडाप्टेशंस हैं दे आर ब्रॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन। हमने ये पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा एडजस्टेड होता है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, या जिसके अंदर जितने अच्छे फेवरेबल कैरेक्टर्स हैं, वो उतने ही ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ताकि विद कोर्स ऑफ टाइम जो वो पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट है उसमें इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिनमें फेवरेबल वेरिएशंस होंगे। या फिर जो एडाप्टेशंस हैं वो फिनोटिपिक भी होते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप एक एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है ऑर्गेनिज्म की। तो फिनोटिपिक एडाप्टेशंस में स्टूडेंट्स उस ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कई तरीके के चेंजेस लेके आएगा। वो अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेके आ रहा है, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आ रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आ रहा है, या फिर अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस लेके आ रहा है, सो दैट इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ विद द वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो एडाप्टेशन जो है स्टूडेंट्स वो मॉर्फोलॉजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, बिहेवियरल एट्रीब्यूट है, जो कि अनेबल कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव and reproduce in its habitat. Many adaptations they have evolved over a long evolutionary time or they are genetically fixed. अभी बताया स्टूडेंट्स की कई adaptations जो हैं वो they have taken long time. एकदम adaptations जो हैं वो एकदम suddenly जो हैं वो appear जो है वो नहीं होती हैं, they have taken a very long time और वो genetically fixed होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अडेप्टेशंस जो कंगारू रैट है उसके अंदर किस तरीके की अडेप्टेशंस हैं। कंगारू रैट जो है स्टूडेंट्स इट अकर्स इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में ये अकर करता है। इट सेल्डम ड्रिंक्स वाटर, ये पानी बहुत कम पीता है और ये अपना जो मेटाबॉलिक वाटर है उसी को यूज़ करता है। तो ये अपनी इंटरनल जो फैट ऑक्सीडेशन जब होती है इसके शरीर के अंदर, जब फैट ऑक्सीडाइज होता है उस टाइम जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है उसी पानी को पे ये निर्भर है टोटली, ठीक है। सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर इट विल स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग द फैट विच इज प्रेजेंट इन इट्स बॉडी एंड विल टेक दैट पर्टिकुलर वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इटसेल्फ। फिर एबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट करता है ताकि मिनिमम वाटर जो है वो बॉडी से लॉस हो सके। सो दीज आर द अडेप्टेशंस विच इज प्रेजेंट इन द कंगारू रैट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैमल्स में क्या अडेप्टेशंस है। कैमल्स में हैवी इंसुलेशन ऑफ फर है ऑन द बैक एरिया। लॉन्ग आई लैशेज होती हैं कैमल की ताकि आईज को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द सैंड। Legs जो हैं they are very long and they are not fatty. Next, it can walk on 2 toes. Why it is walking on 2 toes? So that it can protect itself from the heat by the pads of the tissue. Next, kidneys जो हैं वो reabsorb most of the water in the urine. Reabsorption का काम कर रही हैं kidneys. Able to drink rapidly to replenish the water losses. 10 minutes में it can drink 27 gallons of water. हाई लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन को ये टॉलरेट कर सकता है स्टूडेंट्स कैमल, एंड इट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ बॉडी कोर टेम्परेचर्स। और इसका जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट मैटर है बॉडी का, दैट इज सो ड्राई दैट इट कैन बी इमीडिएटली बर्न्ड। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं जो कि प्रेजेंट है इन कैमल में अंडर जीरोफिटिक, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, बिकॉज जो कैमल्स हैं दे अकर इन द डेजर्ट एरियाज। नाउ स्टूडेंट्स जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें किस तरीके की अडेप्टेशंस होती हैं। कभी तुमने किसी डेजर्ट प्लांट को बड़े ध्यान से देखा हो तो स्टूडेंट्स बड़े शाइन करते हैं, चमकते हैं वो। वाई? बिकॉज दे हैव अ
थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीव सरफेस ताकि पानी कम लॉस हो सके, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। सो दे हैव थिक क्यूटिकल। उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं इनटू द एपिडर्मिस, इसको कहते हैं संकन स्टोमेटा। इट विल ऑल्सो हेल्प टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। फिर इनका जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है स्टूडेंट्स, वो कैम पाथवे है, क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे होता है। क्रेसुलेसियन या कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे में स्टूडेंट्स ये जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं ये रात के टाइम अपने स्टोमेटा खोलते हैं ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकें और उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्रेसुलेसियन एसिड के फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं। दिन के टाइम ये अपने स्टोमेटा बंद रखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस एसिड की फॉर्म में इन्होंने इकट्ठा किया है अब इसको फिक्स करके ये फूड सिंथेसाइज करेंगे। तो इनके अंदर कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसकी हेल्प से ये दिन के टाइम अपने स्टोमेटा जो है वो बंद करके रख सकते हैं। और डेजर्ट प्लांट जैसे ओपन्शिया है, इसमें कोई पत्तियां नहीं होती। एक्चुअली इनकी लीव्स या तो ये शेड कर देते हैं या इनकी लीव्स जो होती हैं दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस। अब लीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो अब इन्होंने अपनी पत्तियों को तो रिड्यूस कर दिया टू स्पाइंस, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कौन लेगा? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अब स्टेम्स ले लेते हैं। नाउ स्टेम्स दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दी फूड। तो ये अडेप्टेशंस प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स जीरोफिटिक प्लांट्स में। तुमने अलग अलग अडेप्टेशंस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। व्हाट आर दी वेरियस अडेप्टेशंस जो कि जीरोफिटिक एनिमल्स में प्रेजेंट हैं, व्हाट आर दी वेरियस अडेप्टेशंस which are present in the xerophytic plants. Now students, what are the various adaptations in mammals also? Structural अगर हम देखें adaptations तो structural adaptations में आता है कि mammals जो कि colder climates में occur करते हैं, they have shorter ears and limbs. Why? So that they can reduce हीट लॉस, ताकि हीट लॉस जो है यूजुअली इन पार्ट्स के थ्रू बॉडी की हीट लॉस होती है। तो जितने भी कोल्डर क्लाइमेट्स में मैमल्स अकर करते हैं स्टूडेंट्स, उनके ईयर्स और लिम्स का साइज छोटा होता है ताकि वो कम हीट जो है वो बॉडी की लॉस कर सकें। एंड दिस इज नोन एज एलेंस रूल्स। स्टूडेंट्स मैंने ये पांचों रूल्स के बारे में तुम्हें अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज रूल्स। एक्वाटिक मैमल्स जो हैं स्टूडेंट, जैसे सील्स जो हैं, उनमें थिक लेयर होती है फैट की जिसको ब्लबर कहते हैं बिलो देयर स्किन, जो कि इंसुलेटर का काम करती है और बॉडी के हीट को लॉस करने से रोकेगी। तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस हो गए which are present in mammals. Now various physiological और biochemical adaptations. Physiological और biochemical adaptation student जैसे आर्की बैक्टीरिया है जो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ये बड़े ही हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में अकर करता है, हॉट स्प्रिंग्स में अकर करता है, डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट्स में अकर करता है जहाँ पे टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस है। कई फिशेस जो है स्टूडेंट्स दे थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर्स जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है। कई मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स और फिशेस जो हैं वो इतनी डेप्थ्स पे रहती हैं इन दी ओशन जहाँ पे जो प्रेशर है पानी का दैट इज़ मोर देन 100 टाइम्स देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सभी क्या है स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं। अब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे कईयों को बहुत प्रॉब्लम आती है इंडिविजुअल्स को, जिसको हम ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे उनको नॉशिया होगा, हार्ट पैल्पिटेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, थकावट हो जाएगी, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स वो बहुत कम होता है, तो बॉडी को प्रॉपर जो है या एनफ जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसीलिए बॉडी जो है ये पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है वो शो करता है और इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। बट धीरे धीरे जैसे अगर हम वहाँ पे सपोज रहना शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारी बॉडी उसी के तरीके से अपने आप को ढाल लेगी, उसी के तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अब कई लोग वहाँ पे रह ही रहे हैं तो कि उन्होंने अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लिया है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो बॉडी कंपनसेट करती है फॉर लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। अब वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को उनकी बॉडी ने अपने आप को कैसे कंपनसेट किया है स्टूडेंट्स? अपना जो ब्रीदिंग रेट उनका ज़्यादा होता है, बहुत एक्टिव होते हैं, वो थकते नहीं हैं, उनको सांस नहीं चढ़ती है,
उनका जो आरबीसी का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है और उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो कम होती है। तो ये डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं या एडजस्टमेंट्स हैं जो माउंटेनियस एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके अंदर ये वेरियस अडेप्टेशंस हैं ताकि वो अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सके, एडजस्ट कर सके टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस। नाउ स्टूडेंट्स, बिहेवियरल अडेप्टेशंस में डेजर्ट लिजर्ड्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डेजर्ट लिजर्ड्स जो है वो बास्क करते हैं, ठीक है, इन दी सन, ठीक है, एक बाथ लेते हैं, है ना, सन में गर्मी जो है महसूस करते हैं बाहर जाके। क्यों वो बास्क कर, वाई दे आर बास्किंग इन द सन? बिकॉज ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर इज वेरी लो एंड मूव इनटू शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दे विल मूव इनटू द शेडी एरियाज। जब टेम्परेचर जो है वो बहुत लो हो जाएगा दे विल कम इन द सन एंड दे विल बास्क इन द सन। कई स्पीशीज जो हैं स्टूडेंट्स, उनकी बरोइंग की हैबिट होती है। दे मेक बरोज इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। तो स्टूडेंट्स ये हैं सारे अडेप्टेशंस। तो हमने देखा कि अडेप्टेशंस जो हैं वो स्ट्रक्चरल भी हैं, अडेप्टेशंस फिजियोलॉजिकल भी हैं, बिहेवियरल हैं, ताकि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट कर सके विद द वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस so that it can survive, ताकि वो सर्वाइव कर सके। बिकॉज अल्टीमेट एम ऑर्गेनिज्म का है टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट। तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर अलग अलग चेंजेस लेके आएगा ताकि वो अपने आप को अपने बदलते वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके। नाउ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटाइप मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स? फिनोटाइप एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, कोई चीज़ बाहर से दिखने में कैसी है। तो फिनोटाइप जो है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, दैट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द जीनोटाइप एंड द एनवायरमेंट। एंड विद इन अ लोकल, जो हमने बताया कि अडेप्टेशंस जीनोटिपिक भी हैं, अडेप्टेशंस फिनोटिपिक भी हैं। फिनोटाइप में चेंज आ गया। क्यों चेंज आया? बिकॉज ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को एडजस्ट किया, अपने अंदर वेरियस कैरेक्टर्स उसने डेवलप किए, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स डेवलप किए, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स अपने अंदर डेवलप किए ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके विद द एनवायरमेंट। तो उसके फिनोटाइप में चेंज आए हैं। तो स्टूडेंट्स, विद इन अ लोकल हैबिटेट कई बार देखा जाता है कि एक हैबिटेट है, जैसे पानी में कोई चीज़, कोई प्लांट अकर करता है तो उसका हैबिटेट तो सेम है। सो विद इन अ लोकल हैबिटेट फिनोटिपिक वेरिएशंस हमको दिखने को मिलती हैं। वो चीज़ जो है वो पानी के अंदर रही है बट उसके अंदर स्टिल फिनोटिपिक वेरिएशंस हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस। दिस इज नोन एज फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक प्लांट रहता तो पानी में है, उसका हैबिटेट सेम है, बट उसकी लोकल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होने के कारण उसने अपने अंदर फिनोटिपिक वेरिएशंस लेके आ गया है, वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आया है अपनी अपीयरेंस में। दिस इज नोन एज व्हाट? फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। और फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी के कारण स्टूडेंट्स इकोटाइप्स की फॉर्मेशन होती है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हेटेरोफिली इन रननकुलस। हेटेरोफिली का मतलब, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, फिली का मतलब लीव्स। अब स्टूडेंट इस प्लांट को बड़े ध्यान से देखो, इसके अंदर फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी है। देखो इसकी लीव्स जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, कैसी लीव्स हैं? डाइसेक्टेड है, नीडल है, इनमें स्टोमेटा नहीं होता, स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट। और इसमें क्यूटिकल जो है दैट इज ऑल्सो वेरी थिन। तो देखो रननकुलस के अंदर हेटेरोफिली है, इसके अंदर दो टाइप की लीव्स हैं। वो लीव्स जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हैं, वो नीडल लाइक हैं, उनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। और जो लीव्स पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, देखो वो कैसी ब्रॉड हैं, उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का। देखो हैबिटेट सेम है, ये प्लांट पानी के अंदर ही अकर कर रहा है, बट जो लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। एक पानी के सरफेस के ऊपर हिस्सा है, एक पानी के अंदर वाला हिस्सा है। तो लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग होने के कारण प्लांट ने वैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। उसने
सरफेस, पानी के सरफेस के ऊपर वाली जो लीव्स हैं उनको ब्रॉड रखा है, उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, उनमें क्यूटिकल प्रेजेंट है, और जो लीव्स पानी के अंदर हैं, सबमर्ज्ड है, वो डाइसेक्टेड है, उनमें क्यूटिकल जो है दैट इज वेरी थिन, और उनमें स्टोमेटा क्या है, एब्सेंट है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स इकोटाइप्स की फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू दी फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। अब ये इकोटाइप्स क्या है स्टूडेंट्स, इसकी भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोटाइप्स जेनेटिकली अडाप्टेड लोकल पॉपुलेशन है ऑफ अ स्पीशीज which differ from each other on the basis of morphological and physiological characters। ठीक है, सो जेनेटिकली अडाप्टेड लोकल पॉपुलेशन है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की। वाई? बिकॉज उन्हें डिफरेंट टाइप के लोकल एनवायरनमेंट मिला, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को उस पर्टिकुलर लोकल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लेके आए। तो ये चेंजेस कैसे हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो इकोटाइप्स होता है, जैसे सपोज ये एक इकोटाइप है, सपोज ये एक ऐसा एरिया, यहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, और ये एक ऐसा एरिया है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ग्रास लैंड्स हैं, यहाँ पे ग्रासेस हैं। अब ये फॉरेस्ट है, तो ये एक इकोटाइप है स्टूडेंट्स, ये दूसरा इकोटाइप है। कभी भी एक शार्प डिमार्केशन नहीं होती एक इकोटाइप से दूसरे इकोटाइप में। द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोटाइप्स रिवील्स अ ग्रेजुअल चेंज। यहाँ पे ये जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखेंगे कि यहाँ पे थोड़े से जो ट्रीज हैं उनका नंबर घटना शुरू हो जाएगा और ग्रासेस का नंबर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक शार्प कभी भी डिमार्केशन नहीं होती कि यहाँ पे एक इकोटाइप खत्म हुआ तो यहाँ पे जी दूसरा इकोटाइप शुरू हो गया, यहाँ पे टोटली ट्रीज जो है वो एब्सेंट है, यहाँ से ग्रासेस शुरू हो जाएंगे। हमें बीच का कुछ ऐसा एरिया भी दिखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें फॉरेस्ट भी मिलेंगे, जहाँ पे हमें ट्रीज भी दिखने को मिलेंगे, जहाँ पे हमें ग्रासेस भी दिखने को मिलेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन दी टू इकोटाइप्स, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इकोक्लाइन कहते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, इकोक्लाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द वेरियस रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, और हमने अडाप्टेशंस के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि अडाप्टेशंस किस तरीके से बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, और ये जीनोटिपिक भी होते हैं, फिनोटिपिक भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने अंदर चेंज लेके आता है ताकि वो अपने आप को वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ एडजस्ट कर सके, सो दैट इट कैन सर्वाइव। एंड देन वी ऑल्सो done about phenotypic plasticity क्या होती है स्टूडेंट्स, you all must know what is the definition of phenotypic plasticity। ecotypes क्या होती हैं, ecotypes genetically adapted local populations होती हैं due to morphological and physiological means। और इकोक्लाइन क्या होता है, इकोक्लाइन एक ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन द टू ecotypes। So students, this was all about today's topic. In our next lecture students, we will study about population and its characteristics. Till then students, thank you.